आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है अब आरपीएससी के द्वारा दिए गए सिलेबस के पॉइंट्स जो है, सिलेबस में जो पॉइंट्स है उनको उठा रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं, उससे पहले सिलेबस एनालिसिस कर चुके हैं। तो वो वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में आप लोगों के लिए जो है वो जो घोड़े के साइड में जो लगे रहते हैं ना, जिससे कि घोड़ा एकाग्र रहे, तो वो दोनों चीज़ें आपके लिए सिलेबस और पीवाईक्यू है वो कर चुके हैं। तो वो उससे आइडिया लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि पहले वो वीडियोस देखिए और फिर उसके बाद में इनको कीजिए। इसके साथ साथ में इन वीडियोस में लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हैं कि संभावित क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप साथ साथ में लिखते रहिए। तो आपकी जो है ये साइंस एंड टेक का प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी सिलेबस है आरपीएससी का वो लगभग आपका कवर हो जाएगा और आप इसमें पक्का कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हम इनमें जो है बाइलिंगुअल यूज़ कर रहे हैं, दोनों मीडियम का जो है मैटर साथ में कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो मीडियम वाली भी कोई चिंता नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल टॉपिक, अभी तक इन पे जो है क्वेश्चंस कम बने हैं, लेकिन आरपीएससी का भरोसा नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरल जब पेपर आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए अपन को तैयार, जनरली ये लोग क्या टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं कि इस टॉपिक में क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, लेकिन वहाँ जब लिखने का आया तो फिर उलूल जलूल कुछ लिख के आएंगे और उससे जो है अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं धीरे से और पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है पदार्थ की, द्रव्य की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो फोटो में देख सकते हैं, ये आइस है, ये जल है, ये वाष्प है। तीन अवस्थाएं हम लोगों को पता है, ध्यान है रियल लाइफ में। बाकी दो अवस्थाएं हैं वो रियल लाइफ में हम लोग देखते नहीं है, तो नहीं है। और अभी तो छठी अवस्था भी खोज की गई है, लेकिन छठी तक जाएगा नहीं, हमें 5 का पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम 5 अवस्थाएं कवर करेंगे, उनकी क्या क्या गुण धर्म है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग कवर करेंगे। और साथ साथ में पदार्थ के इस वाले चैप्टर में क्या क्या आ सकता है वो चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर यानी द्रव्य या पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, ठीक है। अब पदार्थ होता क्या है, ठीक है, हमको पता है पदार्थ क्या होता है, छू सकते हैं या कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो उसमें 3 चीज़ें काम आनी चाहिए। एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। फर्स्ट थिंग, आपको जो है नोट्स मेकिंग भी बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ में कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं वो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज, सेकेंड चीज क्या है, हैज मास एंड विच कैन बी सेंस्ड विद द 5 senses organ और 5 senses organs of human is termed as matter, ठीक है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 senses organ हैं, उनसे हमें किसी चीज़ का एहसास होता है, उनसे अनुभव होता है, वो मैटर है। और उसके लिए 2 शर्तें, पहली क्या है, उसके पास द्रव्यमान हो और कोई आकार हो, ठीक है। स्पेस, आकार मतलब स्पेस ग्रहण करता हो, ये जो है ना स्पेस को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई परिभाषा। अगर सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो ये हमें लिखना है, ठीक है। अब ये 3 जो है उसके गुणधर्म है, और गुणधर्म में क्या क्या है वो हम देखेंगे। पहले हिंदी वाले देख लीजिए। स्थान घेरने वाली प्रत्येक वस्तु, स्थान, ठीक है, जो स्थान घेरती है प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है। दूसरी चीज हमारा हो गया द्रव्यमान, तो हमें पहली चीज लिखनी है स्पेस यानी स्थान, दूसरा हो गया द्रव्यमान, और तीसरा जो है वो है कि जिनका अनुभव हमें 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकता है। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये एक इतना स्थान घेर रही है, ठीक है, और इसमें द्रव्यमान भी है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीचे भी गिर रहा है, ठीक है। अगर ये द्रव्यमान रहित होता तो गुरुत्वाकर्षण भी नहीं लगता इस पर, ठीक है। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी चीज क्या है कि मैं अपने त्वचा से पहले महसूस कर सकता हूँ, आंख से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ज्ञानेंद्रियों से इसका ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ही अब जैसे गैस हुई कोई, मान लीजिए जैसे हम लोग CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं जल रहा है कुछ, और हमें वो कम दिखती
काला काला धुआं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन स्मेल जो आती है उससे हमें पता चल जाता है, तो वो हमारी ज्ञानेंद्रिय से, और वो गैस जो है वो कुछ स्पेस तो ग्रहण कर रही है, ठीक है, और उसमें द्रव्यमान भी होता है। तो ये जो भी है ये सारे मैटर है, ठीक है। तो हमारी परिभाषा कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि द्रव्य के गुण क्या है, तो एक बार तो हाँ पता है, लेकिन एक बार जो है तीनों अपने पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से तैयार कर लो। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द्रव्य जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, वो कणों से बना होता है, जैसे परमाणु या अणु जो भी कह सकते हैं, वो कणों से बना होता है। तो कण जो होते हैं, कणों के बीच में स्पेस होता है। अब वो स्पेस जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन स्पेस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक है, और हिंदी में यही कहेंगे, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, ठीक है। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। ये हमेशा गतिशील रहेंगे, ठीक है, ये गति करते रहेंगे। कुछ जगह हमें दिखता है और कुछ में नहीं दिखता है हमारी आंखों से। जैसे गैस होती है तो वो विसरित होती है, तो हमें पता है कि वो कण गतिशील है, लेकिन पेन में ये गतिशील है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, यह हम महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन इनमें गतिज ऊर्जा हो रही है, और ये बहुत ही कम डिस्टेंस में गतिशील जरूर हो रही है, ठीक है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे बर्फ हुआ, ठीक है, बर्फ में वो सेम जगह ही है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं, फिर उसका और ज्यादा टेम्परेचर जल से जैसे वाष्प में जाता है तो एकदम फैल जाता है। तो कणों में गतिज ऊर्जा है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, दे हैव काइनेटिक एनर्जी इन इट, ठीक है, तो उनमें जो है काइनेटिक एनर्जी रहती है। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं, और उनमें जो है अंतर परमाणविक बल लगता है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया अंतर परमाणविक बल। हो सकता है डायरेक्ट अलग से पूछ ले कि अंतर परमाणविक बल क्या होता है। तो अंतर परमाणविक बल ये होता है कि दो परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वो अंतर परमाणविक बल। सिंपल सी बात है। इसमें परमाणु एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आवेशित कणों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। इसको वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं। अलग अलग इसमें 5-6 फोर्सेस है, हाइड्रोजन बंध वाला फोर्स है और भी बहुत सारे हैं। तो इसको ज्यादा डीप में नहीं जाने का, बस ये है कि अंतर आणविक बल के कारण वो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और अंतर आणविक बल जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा जब ज्यादा होगी तो उसमें जो बल होगा वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज अंतर आणविक, यहां पे अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं इसको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये इसका लिख सकते हो कि इंटर molecular force is applied on those particles, that is why they are attract to each other, ठीक है। तो ये आप वहां पे लिख सकते हो। और अंतर आणविक बल का आपको जो है अगर पूछ लिया जाए 2 नंबर में, तो आप सीधा लिख लीजिए कि दो परमाणुओं के बीच में ऐसा बल जो उन्हें जोड़े रखता है वो अंतर आणविक बल है। इन्हें ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो इनके विभिन्न प्रकार है, इतना डीप में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। क्या क्या किया है हमने, एक तो परिभाषा की है। परिभाषा में 3 चीजें हैं याद रखने वाली। कौन सी चीज, पहली चीज वो स्पेस घेरता है, दूसरी चीज जिसमें द्रव्यमान है, और तीसरी चीज कि हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसको सेंस कर पाते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट को वो कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें लिखनी है। उसके बाद हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखी है। पहली चीज स्पेस रहता है दोनों के बीच में, ठीक है। स्पेस रहेगा तभी गतिशील रहेंगे, और गतिशील रहेंगे तो उसके साथ साथ में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। अगर गतिशील हैं और अट्रैक्ट नहीं करते तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो मैटर दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो विखंडित हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें करनी है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, यानी द्रव्य के प्रकार। अब देखो, द्रव्य के प्रकार अगर पूछ लिया जाता है तो मोटे तौर पे ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे एक ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये हो गया द्रव्य। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध
और ये हो गया अशुद्ध। शुद्ध में क्या क्या होंगे? शुद्ध में हो गया तत्व और यौगिक। अशुद्ध में क्या होगा? अशुद्ध में होगा मिश्रण। इनको भी मैं अभी समझा देता हूं साथ साथ में, ठीक है। अगर डीप में चला जाएगी, अवस्था में नहीं है बट फिर भी हम लोगों को, क्योंकि तत्व के बाद में जो है यहाँ पे आएगा धातु, उपधातु, अधातु, ये हमारे सिलेबस में है। तो इस चीज़ को अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, बाद में इसका पूरा जो है हम लोग करेंगे। अधातु, उपधातु, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मामला। अरे तो ये हमारा हो गया। और यौगिक में जो है हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यौगिक एक कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक इसमें ही करते हैं, ठीक है। पूछ ले तो ये बना सकते हो आप, लेकिन इतना डीप में जाएगा नहीं। मिश्रण में दो प्रकार के मिश्रण है, समांगी और विषमांगी। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा मामला, ठीक है। अब इनमें जो है शुद्ध वो होते हैं जिनमें मतलब जो अवयव होते हैं ना, जो घटक या अवयव वो एक समान हो। मैटर विच हैज ओनली वन टाइप, एक प्रकार के इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट इज नोन एज प्योर मैटर। ऐसे मैटर जिनमें घटक या तत्व उसके जो वो होते हैं अवयव वो एक समान हो, ठीक है, एक ही प्रकार के हो, वो कहा जाता है, ठीक है। उन्हें शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। इसमें लोहा हो गया, सोना हो गया, पानी, ऑक्सीजन, इनमें जो घटक है, जैसे इसमें बांटा कैसे हमने बांटा है तत्व और यौगिक में। तत्व में क्या होता है, उसमें जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। तत्व में परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे उसके तीन पार्ट कैसे हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु के गुण अलग है, उपधातु के गुण अलग है, अधातु के गुण अलग है। तो ये हमारा अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तत्व में ये ध्यान रखिए कि हमारे जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे सोना, तो सोना में सारे परमाणु जो है वो सोने के गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड परमाणु हैं, ठीक है। Ag जिसका वो होता है परमाणु, हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं Ag से, ठीक है। अब आ जाते हैं यौगिक पे। यौगिक भी शुद्ध द्रव्य होता है, क्योंकि इसमें जो परमाणु मिले होते हैं वो दो अलग अलग परमाणु या एक से ज्यादा परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। इसमें तो सिर्फ एक प्रकार के परमाणु होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं। और वो यौगिक हमेशा तभी बनेगा जब वो निश्चित अनुपात में मिलेंगे। अगर वो अनुपात बिगड़ गया तो वो यौगिक बनेगा ही नहीं। जैसे H2O, सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक है, तो ये हमेशा 2:1 ही होगा, ठीक है, तभी ये जल बनेगा। H और मान लीजिए अमोनिया का ले लेते हैं NH3, तो इसमें भी निश्चित अनुपात में। तो ये हो गए यौगिक। यौगिक में जो है कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, ऐसे बांटा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अशुद्ध। अशुद्ध में क्या होता है, तो जब अशुद्ध द्रव्य की बात करते हैं तो इम्प्योर मैटर्स आर मैटर्स विच हैज मोर देन वन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स आर नोन एज इम्प्योर मैटर। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं। यौगिक में जो होते हैं अलग अलग जो होते हैं परमाणु वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जबकि इसमें जो है अलग अलग कोई अनुपात फिक्स नहीं होता। जैसे मिट्टी हो गया, तो मिट्टी जब उठाते हैं तो उसमें अलग अलग कण भी होते हैं, लोहा का अंश भी होता है। जब हम चुंबक घुमाते हैं ना, बचपन में घुमाते थे तो उसमें कुछ अंश चिपक जाते थे, तो वो लोहे के अंश मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ जैविक अंश होते हैं, कुछ मिट्टी का पेरेंटल रॉक जो सिलिका वो होता है, कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी बारिश के टाइम में जैसे उसमें मान लो कि पानी की मात्रा भी है। तो हर एक चीज़ है उसमें, लेकिन किसका कितना अनुपात है कोई फिक्स नहीं है। तो वो हो गया मिश्रण। दूसरा हो गया
वायु में गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं और अभी हमने उसको और ज़्यादा खराब बना दिया है, अशुद्ध कर दिया है। पहले थोड़ा बहुत शुद्ध था, अब अशुद्ध कर दिया है, ठीक है। तो मिश्रण में ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, जब एकदम समांगी मिश्रण होता है, और दूसरा विषमांगी। समांगी में ये होता है कि दोनों जो है बराबर मिल जाते हैं, जैसे पानी में अल्कोहल, ठीक है, तो वो दोनों मिल गए, ठीक है। अब वही चीज पेट्रोल में, पेट्रोल और पानी को मिलाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं, तो वो विषमांगी कोलाइडी टाइप के विलयन वो हो गए विषमांगी मिश्रण। तो ये आपका अगर पूछ लिया जाए कि द्रव्य के प्रकार, तो ऐसा आप कर सकते हो, शुद्ध और अशुद्ध को लिख के उसके एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी द्रव्य की अवस्थाएं। तो एक चीज मैंने पहले बताई कि अंतर परमाणविक बल, और दूसरी चीज बताया टेम्परेचर, साथ में बताया गतिज ऊर्जा। ये एक फैक्ट है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो जो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो अंतर परमाणविक बल है वो कम होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से बढ़ेंगे। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस। ये सामान्य आम जो है हम लोग देखते हैं इन तीनों को। उसके बाद में प्लाज्मा हम लोग पृथ्वी पे नहीं देखते हैं, और पृथ्वी पे है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और हम लोग देख सकते हैं, या बल्ब में ये प्लाज्मा अवस्था होती है, बट इन जनरल नहीं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये जो है अभी फ्रीली नहीं, प्रायोगिक या प्रयोगशाला में ही बना है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं, सीधा पूछा कि 5 अवस्थाएं लिखो, तो ये 5 अवस्थाएं लिख लेना। लास्ट वाला याद रखना थोड़ा सा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये जो फोटो है, फोटो में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सॉलिड हो गया, पहले उससे पहले बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद उसको जब हम लोगों ने टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ाया, इस तरफ जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो थोड़ा दूर दूर। तो ये जो है सबसे पास में अणुओं, जब पास में, सबसे पास में कब होते हैं, जब ये होते हैं, ठीक है। तो अणु जो है वो एकदम विलीन हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है, मिलके रम जाते हैं। तो ये हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 0 डिग्री केल्विन पे होता है। आगे हम लोग अवस्थाएं पूरी पढ़ेंगे, पूरी परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ डेवलप करने के लिए। फिर जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो हो जाता है सॉलिड, ठीक है। ये रहा सॉलिड। सॉलिड में अणु थोड़े थोड़े दूर, विलीन नहीं होते, दूर होते हैं, लेकिन बहुत पास में सटे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान, इसमें सॉलिड में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, थोड़े दूर हुए, अंतर परमाणविक बल थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड में आए, लिक्विड में फिर थोड़ा दूर हुए, ठीक है। उसके बाद में गैस में आए तो और ज्यादा दूर हो गए कणु, और टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो ये अंतर परमाणविक बल जो है इस तरफ बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गतिज ऊर्जा भी इस तरफ बढ़ रही है, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रही है, ये ध्यान रखना अगर पूछ लिया जाए तो, क्योंकि ये प्री में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद में गैस के बाद में प्लाज्मा, प्लाज्मा में और ज्यादा दूर हो जाते हैं, और इसमें जो है कि कण जो है खुद बिखर जाते हैं, अपने आयन अवस्था, आयनित अवस्था में आ जाते हैं, और गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अलग अलग स्टेट जो है उसके गुणधर्म क्या है, क्योंकि हो सकता है हमसे पूछ ले, सिंपल गुणधर्म पता होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ठोस में। ठोस का क्या होता है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है। सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप, ठीक है, उसका एक निश्चित, नियमित, परिमित आकार होता है। हम लोग जितनी भी ठोस है वो आकार बदलता नहीं है। आज पेन को अभी रख के गया तो वह वैसा ही रहेगा जब तक कि उसके टेम्परेचर या उसमें परिवर्तन ना करे, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो वो एक अलग केस है, लेकिन जनरली वो नहीं होते, ठीक है। ठोस जो है इसीलिए उनको ठोस कहा जाता है। अब दूसरा, इनका एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित आयतन इनका होता है, ये भी फिक्स हो गया। तो क्या हो गया, आकार हो गया निश्चित, आयतन निश्चित हो गया। घनत्व बहुत अधिक होता है ठोस का, बाकी गैस और द्रव्य की तुलना में, द्रव की तुलना में, ठीक है। ठोस की संपीड्यता, संपीड्यता मतलब ये जो अणु मैंने बोला ना, अणु के बीच में जगह कम होती है, तो उनको पिचकाने का, उनको संपीड़न करने का या उनको दबाने की जो क्षमता होती है, संपीड्यता उसको कहते हैं, वो नगण्य होती है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, ठीक है। एक लिमिट के बाद में इन अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण लगना चालू हो जाता है। पहले ही जो अंतराण्विक बल
आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, वही प्रतिकर्षण में बदल जाता है। तो वो एक लिमिट जो है ठोस में ऑलमोस्ट उस लिमिट के पास आ चुके हैं। जैसे जैसे जितने ज्यादा वो पास आएंगे उतनी ज्यादा ही तेजी से वो बल लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंतरपरमाणु, ये क्या संपीड़ितता हो गई नगण्य। पांचवा हो गया कि ठोस अवस्था में कणों के बीच एक उच्च अंतराण्विक आकर्षण बल मौजूद होता है। ये तो हो ही गया ना, क्योंकि पास क्यों होंगे, क्योंकि अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है। अ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, और लास्ट हो गया कि ठोस के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है। विसरण मतलब अपने आप से फैलना उसका। ठीक है, बिना कोई फोर्स लगाए वो अपने आप फैलना है। जैसे मान लीजिए हमारा किसी गैस होता है ना, जैसे गैस किसी डब्बे में गैस भरा हो या सिलेंडर में हमारा जो गैस एलपीजी होता है, तो वो जो है अपने आप अगर कहीं से लीकेज है थोड़ा सा तो वो अपने आप फैलने की उसकी वो रहती है। तो वैसे ही विसरण जो होता है इसका कम होता है। मान लीजिए इत्र है, ठीक है, इत्र का क्या है कि इत्र जो है वाष्पशील होता है, तो वो वाष्प जो है अगर इत्र की शीशी कहीं एक जगह रख जाए तो उसकी वाष्प जो है पूरी जगह फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता, ठोस का जो विसरण है वो अत्यंत कम होता है। तो ये 6 चीजें हमें मैटर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये 6 चीजें ही हमारी काम होगी, यही डिफरेंस करेंगी। आयतन, आकार, ठोस में ये दोनों निश्चित होते हैं, घनत्व ठोस में अधिक होता है, फिर उसके बाद में हो गया विसरण, संपीड्यता। ठीक है, विसरण कम होता है और संपीड्यता भी कम होती है, और उसके अलावा अंतराण्विक बल जो होता है वो ठोस में अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी होगी ठोस अवस्था। अब आ जाते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, जैसे ये ठोस में जितने पास है उससे थोड़े से दूर हो जाएंगे अणु। ठीक है, अब डिस्टेंस बढ़ गई तो अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जो विसरण है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लेंगे। अब इनके जो है सिंपल से कि लिक्विड का क्या है, शेप कोई फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में डालोगे जैसे डालोगे वैसे शेप में आ जाएगा। ठीक है, भगोले में डाला तो भगोले में वो हो गया, बोतल में डाला तो सिलेंड्रिकल हो गया, और परात में डाला तो वो फैल गया, वैसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, शेप नहीं होता है, वो बर्तन के आकार का लेता है, लेकिन उसका आयतन हमेशा निश्चित होगा। ठीक है, तो उसका जो आयतन होता है ना, द्रव क्या, इसीलिए द्रव को या तरल को हम लोग जो है आयतन में मापते हैं। जैसे दूध लेना होता है ना, तो उसको जनरली हम लोग लीटर में लेते हैं, किलो में कम लेते हैं, क्योंकि जो उसका आयतन है ना वो निश्चित रहेगा। हर एक में जैसे जितनी भी लिक्विड है, पेट्रोल को भी हम लोग लीटर में लेते हैं, तो जितनी भी लिक्विड है उनको लीटर में लेने के कारण क्योंकि उसका आयतन जो है वो हमेशा निश्चित रहेगा। ठीक है, और द्रव्यमान भी निश्चित ही रहता है, ये नहीं है, लीटर में इजीली माप सकते हैं उनको। द्रव्य का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। द्रव का जो घनत्व है ना वो गैस से तो अधिक होगा लेकिन ठोस से कम होगा, क्योंकि द्रव बीच में आ गया। अब आ गया संपीड्यता, बहुत कम होती है, ठोस की तुलना में अधिक होती है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, कणों के बीच में अंतराण्विक बल भी कम होगा ठोस की तुलना में, और गैस की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, द्रव के कणों में विसरण गैस की अपेक्षा कम जबकि ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये बीच का मामला हो गया, और हमें ये 6 चीजें वापस से पकड़ ली हम लोगों ने। अब आ जाते हैं अगले पे। अगला है गैस। गैस में क्या होता है, और कण जो है पहले यहाँ थे, ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव, और ये गैस में यहाँ से यहाँ हो गए। अब इनके बीच में अंतराण्विक बल बहुत कम हो गया और एक दूसरे से स्वतंत्र घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द शेप ऑफ गैस इज नॉट डेफिनाइट एंड इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज प्लेस्ड। उसका शेप जो है वो निश्चित नहीं होता, वो वेसल में जिसमें भी डालोगे उसका, जैसे गुब्बारे में हवा भरी तो वो गोलाकार हो गया, और सिलेंडर में डाला तो सिलेंड्रिकल हो गया, तो उसका शेप वैसे निश्चित हो जाता है। ठीक है, साथ में उसका आयतन भी डेफिनाइट नहीं होता, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है, इसलिए गैस को भी हम लोग किलो में मापते हैं, उसको लीटर में नहीं मापते। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा जितना लेना है। ठीक है, द्रव्यमान का वो नहीं होगा। तो गैस जो है वो वॉल्यूम जो है वो निश्चित नहीं होता है, और इट टेक इट्स वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वेसल। जैसा उसका वेसल होगा उसके हिसाब से उसको बहुत कम उसमें भी भरा जा सकता है और बहुत बड़े स्पेस में भी भरा जा सकता है। ठीक है, तो उसका आयतन निश्चित नहीं है। गैस का घनत्व बहुत कम होता है, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लेस। द कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इस कमरे में जितनी गैस है उसको हम लोग एक इतने से उसमें भर सकते हैं। ठीक है, यानी इस गुब्बारे में जितनी हवा है वो पूरे कमरे में फैल सकती है, तो इतना कम में उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ये जो है ना इन दोनों में डिफरेंस, तो उनको इतनी दूरी तक पास में ला सकते हैं। ठीक है,
तो संपीड़ितता अधिक होगी, विसरण कितना होगा वो भी अधिक होगा, ठीक है, विसरण भी अधिक होगा और अंतराण्विक बल जो है वो कम होगा, नगण्य के बराबर होगा। तो ये 6 चीजें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम लोग मैटर की बात करते हैं या उसकी अवस्था के बारे में बात करते हैं, तो ये 6 चीजों पे के आसपास ही हमें रहना है, ठीक है। अब प्लाज्मा पे आ जाते हैं। अब क्या हुआ, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए, लेकिन अब क्या हुआ, अभी भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पार्टिकल में क्या होता है, अणु में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, वो नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब अगर बहुत दूर चले गए, लेकिन अब उसके बाद भी हम नहीं मान रहे, उसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे अलग हो जाएगा। तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अब इस अवस्था में आ जाएगा और इसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, सामान्य रूप से ये नहीं पाया जाता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में और पाया जा सकता है। प्रकृति में ये सूर्य, तारों में जो है वो ये मैटर जो है इसी अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड में पदार्थ की सबसे सामान्य अवस्था हो सकती है। नॉट अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर हेयर ऑन अर्थ, बट इट मे बी द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मास हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड आर लेस डेंस देन सॉलिड एंड लिक्विड। वही गैस जो है, गैस ये सॉलिड और लिक्विड से कम डेंस होगी, और वही इसमें जो है फिक्स शेप नहीं होगा और वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, फिक्स। उसके बाद में प्लाज्मास आर मेड अप ऑफ एटम्स इन विच सम और ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन स्ट्रिप्ड अवे एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई कॉल्ड आयंस रोम फ्रीली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग हो गए और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो फ्रीली घूमते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो चार्ज रहता है, ठीक है। वो प्लाज्मा जो है हमेशा इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं उसके नाभिक, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में ही प्लाज्मा, ये वाली हमें डेफिनेशन लिखनी है अगर प्लाज्मा का दिया है, ठीक है। प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ एटम्स इन विच सम और ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन स्ट्रिप्ड अवे एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई कॉल्ड आयंस रोम फ्रीली। तो यही वाला हिंदी में ही लिखना है। प्लाज्मा परमाणुओं से बने होते हैं, इनमें कुछ या सभी इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक से, जिन्हें आयन कहा जाता है, से अलग होकर, और आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की फोटो है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। अब ये है कि हम लोग जब अभी इधर बढ़ रहे थे, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया हमारा गैस, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ठीक है। इस तरफ बढ़ रहे थे और टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। अब हमें सॉलिड से इस तरफ आना है, ठीक है। अब सॉलिड से भी ज़्यादा पास में लाना है, कणों को एक दूसरे में विलीन करना है, तो हमको टेम्परेचर जो है वो नियर जीरो केल्विन, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लाना है। उस टेम्परेचर पे ये आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाएगी। इनका गतिज ऊर्जा शून्य होगी तो अंतराण्विक बल जो है वो इतना हो जाएगा कि एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। तो यही अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसमें मेनली बोसॉन जो होते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बोसॉन पार्टिकल्स जो है इतने करीब आ जाते हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए, सीधा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पूछना है, तो हमें जो है ये चीज़ें भी साथ में इंक्लूड करनी है कि प्रेडिक्टेड इन 1925 बाय बोस, और आइंस्टीन ने, जो बोस ने कैलकुलेशंस दी थी उसके आधार पर इसका प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। बोस और आइंस्टीन दोनों ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इनका नाम हो गया। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, फिजिसिस्ट हुए, तो उनके नाम पर इनका ये हमारे लिए गर्व का विषय है, ठीक है। तो और अब जब उन्होंने अनुमान तो लगा दिया था, लेकिन उस समय ऐसी तकनीकी प्रौद्योगिकी नहीं थी कि हम लोग 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को प्राप्त कर सके। अब 0 डिग्री सेल्सियस तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन 0 केल्विन मतलब -273 केल्विन। उस समय अभी भी पृथ्वी पर जो माइनस में कितना टेम्परेचर होता है आपके हिसाब से, तो माइनस में होगा, ये सॉरी केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी हम लोग बरखोयांश का पढ़ते हैं या लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ध्रुवों पे मान लो 60, -60, बरखोयांश ही पढ़ते हैं, सबसे ठंडा स्थल, ठीक है। तो ये अभी उस समय भी इतना ही था, तो प्रायोगिक रूप से हम लोग उतने नहीं थे कि हम लोग इस टेम्परेचर तक पहुंच पाए। लेकिन 1995 में
इन तीन वैज्ञानिकों ने, वीमन, कॉर्नेल और कैटरले, इन तीनों ने इसको एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया, उसको प्रायोगिक रूप से मूर्त रूप दिया और कहा कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सही थी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और फिर अब ये क्या है, तो इसके बारे में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। ये देखो क्या हुआ, उनको कूल कर दिया नियर एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन पर, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट भी लिखना चाहो तो ठीक है। और कोलेस इनटू सिंगल क्वांटम मैकेनिकल एंटिटी, वो विलीन हो जाते हैं और वो सिंगल एंटिटी हो जाती है, उसमें पार्टिकल अलग से डिफरेंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमको हिंदी में भी लिखना है, यही चीज़ हमें लिखनी है वहाँ पे। ये वाली चीज़ हम लिखेंगे कि इसका पूर्वानुमान जो है एस एन बोस और आइंस्टीन ने लगाया, कब लगाया था, 1925 के अराउंड। ठीक है, 70 साल बाद 1995 में इसकी खोज जो है, प्रायोगिक खोज, वीमन, कार्नेल और कैटरले ने 1995 में किया, और 2001 का नोबेल पुरस्कार इसके लिए इन तीनों को दिया गया। अब हमें पूछना है परिभाषा क्या लिखनी है, पदार्थ की एक अवस्था जिसमें अलग अलग परमाणु या उपपरमाणु कण लगभग पूर्ण शून्य, ये लिखना जरूरी है, 0 डिग्री केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 459.67 डिग्री, ये लिखना ज़रूरी है, तो ये याद करना। ठीक है, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो आपको एक मतलब जनरल आंसर माना जाएगा, स्पेसिफिक आंसर ये लिखना है। ठीक है, एक एकल क्वांटम यांत्रिक इकाई में विलीन हो जाते हैं पूर्ण शून्य पर। ये जो सब एटॉमिक जो होते हैं ना, बोसोन, ये एक क्वांटिटी में विलीन हो जाते हैं, एक यांत्रिक इकाई में विलीन हो जाते हैं, क्वांटम यूनिट में विलीन हो जाते हैं, और इसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया पूरा मैटर वाला पार्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा कंप्लीट हो जाता है। पांचों हमने किया, एक नई 6th स्टेट खोजी गई है, लेकिन हमारे लिए काम की नहीं है, अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, और उसका जब आएगा तो हम लोग ऐड कर लेंगे, वो जीके में आएगा लेकिन इसमें नहीं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन सेक्शन पे, और ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। अभी तक आरपीएससी ने मेंस में इस पे नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल जा सकता है, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुणधर्म क्या है, पदार्थ या द्रव्य क्या है और इसके गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो इनके आपको अभी बता दिए हैं मैंने, वो 3 गुणधर्म, वो पदार्थ की परिभाषा में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, और सब स्टेट्स जो 3 हैं उनमें 6 चीज़ें आपको बताई थी, और इन दोनों की परिभाषा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या लिखनी ज़रूरी है, वो भी आपको मैंने रेखांकित किया है। ठीक है, अब सीधा पूछ सकता है प्लाज्मा स्टेट के बारे में, तो प्लाज्मा स्टेट का मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। उसके बाद में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, 0 नियर जीरो पर सब एटॉमिक या परमाणु जो भी है वो एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, अंतर परमाणु बल 0 हो जाता है, उस समय एक मैकेनिकल इकाई, क्वांटम मैकेनिकल इकाई जो बनती है, उसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। 0 केल्विन, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों लिख लोगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट 459.67 नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये दोनों लिख दोगे काफ़ी है। ठीक है, फिर तीसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर। अब इन दोनों की जगह कुछ भी आ सकता है, हो सकता है प्लाज्मा हो जाए, हो सकता है यहाँ पे सॉलिड हो जाए। ठीक है, आप पांचों स्टेट को यहाँ पे एक दूसरे की जगह रिप्लेस करके इन दोनों के बारे में लिखना है। हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हमें 6 चीज़ें लिखनी है, बाकी तीन में अगर पूछा जाए तो 3 क्या 4 में, प्लाज्मा भी, उसमें भी 6 चीज़ें ही लिखनी है। ठीक है, 6 चीज़ों का देखना है और लिख लेना है, किस में कितना लगता है वो आपको आइडिया हो गया। ठीक है, आयतन, आकार, फिर उसके बाद में अंतर परमाणुक बल, विसरण कितना है, संपीड्यता कितनी है, और लास्ट जो रहा वो है आयतन, आकार और घनत्व, सॉरी। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, उन्हीं 6 चीज़ों के आसपास हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और आगे फिर धीरे धीरे और नए वीडियोस आते रहेंगे, और साथ में इन क्वेश्चंस की हम लोग एक अलग से वीडियो निकालेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर उसमें सॉल्व किए जाएंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें वीडियो की ज़रूरत है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और करते रहिए तैयारी, जब तक वैकेंसी घोषित हो जाए तो उससे पहले हम लोग अपना पूरा सिलेबस करके कंप्लीट करके तैयार रहे, ऐसी कामना के साथ हम लोग अभी ये वीडियोस जारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।